नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती है, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएसई, उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए ये सीरीज आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में, दोनों ही संदर्भ में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप इस सीरीज को सतत रूप से निरंतर रिवीजन करते हुए रेपिटेटिव मोड में देखें, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में। मैं ये यहां पर डेली एश्योर करता हूं आप लोगों को। और आगे चलने से पहले मैं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, अगर जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है, एट द रेट ऑफ ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से, चैनल के नाम से ही है, एट द रेट ऑफ ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से, तो उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज की फर्स्ट न्यूज को देखेंगे हम लोग। आज का फर्स्ट टॉपिक जो है मियां ऑफ असम एंड हर चार चपोरी कल्चर। तो ये आपका जीएस पेपर 1 से लिंक होगा, जहां पर रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म और संप्रदायवाद वगैरह जो आप इश्यूज देखते हैं, है ना, उससे संदर्भित आपका इशू है ये। यहां पर जो आपका रेफरेंस दिया गया है, तो हाल ही में आपका जो असम का आप एरिया देखेंगे जब, ठीक है ना, असम वाला जो आपका एरिया है, तो वहां पर एक क्षेत्र है जो चार चपोरी नाम से जाना जाता है। चार चपोरी आपका एक इलाका है, क्षेत्र है। वहां की जो आपका कल्चर है प्लस वहां का जो हेरिटेज है, जिसको आप विरासत बोलते हैं, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए एक मियां म्यूजियम स्थापना करने की बात की जा रही है। क्या मियां म्यूजियम की स्थापना का जो प्रस्ताव है वो वहां पर लाने की बात हो रही थी, उसी से वहां पर जो है विवाद उत्पन्न हो गया है। अब विवाद का कारण यह है कि जो मियां आपका म्यूजियम है उसको श्रीमद शंकर देव, है ना, जो आप वैष्णव, जो वैष्णविज्म जब पढ़ते हैं आप, वैष्णव मतलब संप्रदाय पढ़ते हैं आप, है ना, तो उसके अंतर्गत आपने इनका नाम सुन रखा होगा। तो जो श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र है वहां पर गुवाहाटी के परिसर में बनाने का प्रस्ताव किया गया था कि वहां पर जो है इनका म्यूजियम बना देंगे। और ये जो कला क्षेत्र है वो गुवाहाटी के अंतर्गत जो है एक सांस्कृतिक परिसर है, तो उसका नाम जो है शंकर देव जी के नाम पे पड़ा हुआ था। नव वैष्णव सुधारक के रूप में उनका नाम आप लोग जानते होंगे। तो बोल रहे हैं कि भैया वहां मत स्थापना करो, यही जो संदर्भ लेके वहां पर विवाद बना हुआ। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको जानने की जरूरत ये है कि भैया ये समुदाय कौन सा है ना, और इसके बारे में जो फैक्चुअल जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। बाकी इशू वही है कि हमारे यहाँ जो सामाजिक सौहार्दता है, टॉलरेंस जो आप लोग पढ़ते हैं, है ना, तो उस तरीके के क्वेश्चन में, सोशल इश्यूज में, है ना, हम इसको जो है एक फैक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। सम टाइम एगो द लेजिस्लेटिव कमेटी ऑफ बीजेपी एंड इट्स अली, जो उनकी अलाइज है इन द स्टेट, रिकमेंडेड टू बिल्ड अ म्यूजियम टू डिस्प्ले द हेरिटेज ऑफ मुस्लिम ऑफ बंगाल ओरिजिनली लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड टू डिस्प्ले द एग्जिबिट्स ऑफ मुस्लिम्स ऑफ बंगाल ओरिजिन। तो नॉर्मल सी चीज है कि भैया इनका कहना यह है कि ये जो आपके मियां समुदाय है, देखिए कुछ चीजें समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। इसमें तो जो मियां समुदाय है वो आपका ईस्टर्न, जो आपका बांग्लादेश वाला पार्ट था, मतलब क्या ईस्टर्न जो पाकिस्तान वाला, जो अब बांग्लादेश वाला आपका पार्ट है ना, जिसको पूर्वी बंगाल भी बोला जाता था, तो उस जगह से जो असम में आए हुए जो मुस्लिम प्रवासी थे उनके वो क्या है, वंशज शामिल है इन मियां जो बात की जा रही है ना। तो इनको जो है हमेशा एक तरीके से अपमानजनक संबोधन में मियां वगैरह बोला जाता था, ठीक है। तो इनका जो है कई बार जो वहां से माइग्रेशन, पलायन वगैरह देखा गया, क्योंकि जब 1826 में जब असम पर क्या हुआ, अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद 1947 में एक बार विभाजन होता है तो भी इनको समस्या होती है, और 1971 में तो माइग्रेशन की सबसे बड़ी समस्या होती है जब इंदिरा गांधी जी का काल है ना। तो वो बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम था तब तक जो है ये सब संदर्भ वहां पर जारी रहता। तो इसके कारण वहां पर जो पूरा डेमोग्राफिक आपका एक स्ट्रक्चर है, जनसांख्यिकी जो संरचना है,
उसमें भी परिवर्तन हुआ। और आपको पता है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है यहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। आप जैसे देखेंगे नागा है, कुकी है ना, मिजो है, तो जितनी भी हिल्स है उसके नाम पे आप देखेंगे कि वहां पर तो क्या है, जनजातियां हैं, है ना, खासी हो गई, जैंतिया हो गई, ये सब आप लोगों को पता होगा। तो वहां पर इस तरीके की समस्याएं बनी रहती हैं हमेशा, ठीक है ना, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो बीते कुछ सालों में यह देखा गया कि यहां पर जो आपका रूढ़िबद्ध तरीके से जो आपका प्रीजुडिशियस के तहत लोग जो वहां पर मियां उनको कहा जाने लगा और उनको अक्सर जो है बांग्लादेशी बोलकर बुलाया जाता है। तो ये सब समस्याएं वहां पर बनी हुई है। अब चार चपोरी की आप बात करेंगे तो वो है क्या, तो चार जो है आपका एक फ्लोटिंग आइलैंड है, याद रखिएगा। और चपोरी जो है आपकी वो आपका जो ब्रह्मपुत्र का जो आपका क्षेत्र है नदी का, उससे वो बाढ़ प्रभावित नदी तट के निकटवर्ती क्षेत्र में, जब मतलब क्या, लो लैंड वाला एरिया आपका जो किससे, फ्लड से प्रभावित क्षेत्र है। तो आप समझिए कि वहां पर तो वैसे भी समस्याएं बहुत ज्यादा होंगी। तो बाढ़ और कटाव से ग्रसित इन इलाकों में हमेशा जो है डेवलपमेंट के जो भी आप इंडेक्सेस देखेंगे वो कैसे होंगे, आपके हमेशा कम होंगे, वहां पर जो उनका प्रदर्शन होगा खराब होगा। और लगभग वहां की 80% जो पब्लिक है वो कैसी है, जो आबादी है उनकी वो गरीबी रेखा से नीचे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। अब इससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद इकोनॉमिक, मतलब हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, एजुकेशन से रिलेटेड जो है वहां पर अच्छा अगर नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊपर से वो गरीब होंगे, उनकी जो पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं है कि वो अच्छी चीजों को अवेल कर पाए। तो कहने का मतलब क्या, ये एक विस्कस साइकिल है। उस कारण से भी तो अवेयरनेस नहीं होती और उससे भी सोशल हार्मनी जो है आपकी वो क्या होती है, नेगेटिवली इंपैक्ट होती। इस डोमेन से आप इसको देखिएगा। इसके अलावा जो यूएनडीपी की जो असम के अंतर्गत जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो 2014 की, उसके अंतर्गत वहां पर 4 रीजन्स को, 4 जो आपके सेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया था। पहला, वहां पर कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटीज हैं उनका अभाव है। आप समझिए संचार सुविधा नहीं है तो कनेक्टिविटी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर जो प्राइमरी एजुकेशन है उससे आगे की जो आपकी एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं वो आपकी कम है, उसमें कमी है। तीसरी चीज, अब जब अवेयरनेस नहीं है तो इसका ही तो डोमिनो इफेक्ट है ये कि जो बाल विवाह होता है आपका वो वहां पर ज्यादा देखा जाता है। और यही सब तो कारण है कि वहां पर इस तरीके की सुविधाएं नहीं है अगर, तो वहां गरीबी और शिक्षा से ग्रसित क्षेत्र के रूप में वो उभरा गया है। यूएनडीपी की 2014 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें असम के संदर्भ में ये बोला गया है कि ये क्षेत्र आपका गरीबी और अशिक्षा से ग्रसित क्षेत्र बताया गया। तो इतने ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है यहां पर हम चीजें देख लेते हैं कि ये आर्टिकल में क्या बताना चाह रहे हैं। अब यहां पर उसी चीज को ये लिख रहे हैं, यहां पर कहानी की तरह बताया जाएगा, क्योंकि क्या है ये न्यूज का आर्टिकल है और आपको अपनी जरूरत के हिसाब से, मतलब सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग आपको वहां से अपने पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सम टाइम एगो ये बता रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव कमेटी है बीजेपी की और जो उनके मतलब उनसे जो आपके जो भी गठबंधन वाली जो उनको सहयोग करने वाली जो आपकी और भी लोग होंगे वहां पर, तो उन्होंने वहां पर रिकमेंडेशन दिया कि भैया एक म्यूजियम बना दो जो आपका डिस्प्ले करेगा, किसको डिस्प्ले करेगा, हेरिटेज ऑफ मुस्लिम्स जो आपके बंगाल ओरिजिन है। ओरिजिनली वो लोकेटेड थे कहां, जो आपके ब्रह्मपुत्र का बैंक वाला किनारे वाला जो आपका क्षेत्र है, एंड टू डिस्प्ले द एग्जिबिट्स ऑफ मुस्लिम्स ऑफ बंगाल ओरिजिन। ये आपका मुद्दा हो गया। क्या हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमने बाकी चीजें देख ली। अब यहां पर जो कांग्रेस के एमएलए थे उनका क्या नाम था, उन्होंने क्या लेटर लिखा, ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि भैया जो स्टेट के म्यूजियम डायरेक्टर हैं उनको उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने बोला कि ये जो म्यूजियम है वो शो करेगा कल्चर और हेरिटेज जो है किसका, उन लोगों का जो आपके चार चपोरी एरिया में रहते हैं। इसके बारे में अपन ने देख लिया कि ये एरिया क्या है, हमको जानने की जरूरत है कि भैया ये चार चपोरी जो इलाका है वो है क्या, वहां पर ये जो आपकी समस्या है इस कम्युनिटी को लेके उनके पास जो है क्या वास्तव में उसका जो है हिस्टोरिकल क्या रीजन है जिसके कारण वो जो है इन समस्याओं से ग्रसित है, और कंटेम्प्रेरी इशू देख लिया, दैट्स इट। तो ये जो है बोला गया था कि ये जो एरिया शुड बी इस्टेब्लिश्ड इन द, जो आपके मैं बात कर रहा था श्रीमंत जो आपके क्या है शंकर देव जो है, ठीक है ना, उन्हीं के कला क्षेत्र जो आपका कैंपस है गुवाहाटी में, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर लिखा गया है ऑन दिस असम जो हेल्थ फाइनेंस और एजुकेशन मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा जो आपके शर्मा है, हैज सेड इन द लोकल मीडिया दैट हिज गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ टू बिल्ड मिया म्यूजियम। आप लोगों को लगता नहीं कि ये सब जो इश्यूज होते हैं उनको पॉलिटिकल जो है रंग दे दिया जाता है?
हाँ, जहां पर अवेयरनेस नहीं होती। अब जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो बेचारा वैसे ही परेशान है, तो वो अपनी जरूरतों से बेचारा परेशान है, तो उसको ये लोग मोबिलाइज करते हैं। आप उन चीजों को समझिए, मतलब अवेयरनेस नहीं होगी। अभी यूएस में इलेक्शन हुआ, आप वहां मुद्दे देखिए, पॉलिसीज पे चुनाव लड़ा जा रहा है या इन सब चीजों में, है ना। इसको एड्रेस करने की बहुत जरूरत है और ये सब सुधार आप लोग भी कर सकते हैं। विच प्रेजेंट्स द हेरिटेज ऑफ मुस्लिम्स इन द स्टेट विद which a situation of dispute has arisen in the state। तो नॉर्मल सी चीज है, ये देख जाइएगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आपका एरिया बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि जो चार चपोरी आपका क्षेत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसके जो आइलैंड वाला जो एरिया है ना, उस एरिया में आप देख सकते हैं चार चपोरी जो है आर मूविंग द रिवर आइलैंड ऑफ द ब्रह्मपुत्र। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद दे आर मेनली इनहैबिटेड बाय मुस्लिम्स ऑफ बंगाली ओरिजिन। ये चीजें अपन ने देख ली है। चार आपका क्या है, फ्लोटिंग आइलैंड है। वाइल जो आपका चापोरीज है इज अ लो लाइन फ्लड, जो आपका क्या है, रिवर बैंक का एक आपका एरिया है। उसके बाद जब मुस्लिम जो है आपके ये जो समुदाय है ये मुस्लिम्स है, बंगाली जो है इनका ओरिजिन बोला जाता है। तो पहले तो पूरा बंगाल जो और बांग्लादेश हमारे भारत का ही मतलब क्या था, पार्ट था, है ना। तो उसी कारण तो ये सब समस्याएं बनी हुई है ना। कभी आप रोहिंग्या देखेंगे, कभी आप इनका नाम सुनेंगे, कभी आप नागा, कभी बोडो, तो हमेशा जो है वहां पर जो है इस तरीके की जो आपकी क्या है समुदाय है उनका नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट मोर और लेस जो है समस्याएं सेम है वहां पर, है ना, नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज को ढंग से कवर किया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो आपके मुस्लिम्स जो है बंगाली ओरिजिन मेनली ऑक्यूपाई दीज आइलैंड, अदर कम्युनिटीज सच एज मिसिंग, जो आपकी ड्योरीज है, कोचरीज है, नेपालीज है, ऑल्सो जो है यहां पर बोल रहे हैं कि ये यहां पर रहते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीजें हैं, ये देख जाइएगा, इसमें कोई और इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मियाँ कौन है ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है कि भैया ये जो आपका बांग्लादेश अब बोला जाता है, जो ईस्टर्न पाकिस्तान या आप पूर्वी बंगाल बोलिए। देखिए जो भारत है तो भारत के इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ ईस्टर्न पाकिस्तान था, यहाँ वेस्टर्न, बड़े तरीके से दोनों को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो ये जो है ये पार्ट हम बीच में थे। तो आप देखिए कि कोई भी जो आपका देश है ना, कोई भी देश है उसके अगल बगल आपके जो है आपका अहित चाहने वाला कोई ऐसा पड़ोसी राज्य है जो आपको परेशान करने वाला हो, तो आप हमेशा असुरक्षित महसूस करेंगे। तो स्ट्रैटेजिकली भी जो है इस ईस्टर्न पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश के रूप में गठन करना आवश्यक था, ठीक है ना। तो ये जो है अलग किया गया, तो ये इस पार्ट के लोग हैं, ठीक है ना। वहां से लेकर असम तक जो है ये आपके मुस्लिम जो प्रवासी हैं, है ना, जो माइग्रेट जो इमिग्रेंट्स वगैरह हैं, जो माइग्रेशन वगैरह कई सारी घटनाओं में जिनका हुआ विभाजन के समय, ब्रिटिशर्स के समय जो आपका 1826 की बात कर रहे थे अपन, फिर उसके बाद 1971 में जो बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम है, तो उसके कारण जो है इनके जो वंशज है वहां से प्रवास वगैरह करते रहे। तो इनको जो है एक तरीके से कैसा अपमानजनक तरीके से मियाज वगैरह कहा जाता था, डेरोगेटरी वे है वो आपका। तो कम्युनिटी जो है ये माइग्रेट हुई बहुत सारे टाइम से, अपन ने बात कर लिया 1826 में ब्रिटिशर्स का जब वहां पर प्रोक्लेमेशन किया गया असम में, है ना, स्टार्ट किया गया। उसके बाद आप देखते हैं कि ये कंटिन्यू रहा अंटिल पार्टीशन। उसके बाद जो बांग्लादेश लिबरेशन वार था 1971 का, वहां पर भी देखा जाता है। अब ये जो है यहां बोला जा रहा है कि ये जो आसामीज हैं, है ना, ये इससे क्यों अनकंफर्टेबल है। देखिए इसमें कितनी भी कहानी लिख दी जाए वो क्या होता है कि मिसट्रस्ट, यहां पर जो है आपकी ग्रोथ नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। अब कनेक्टिविटी की जो है वो कोशिश कर रही है हमारी जो एनडीए गवर्नमेंट है, तो वो सब चीजों को आप रखिएगा, मेन समस्याएं वो है, उसके बाद ये चीजें आती हैं, है ना। सोशल हार्मनी जैसे कॉन्सेप्ट को आप यहां पर लेके चलिएगा। तो जो म्यूजियम है आपका प्रपोज किया गया है, ये फिर से रेपिटेशन है ना, कल्चरल कॉम्प्लेक्स जो है आपका गुवाहाटी में वहां पर, विच इज नेम्ड आफ्टर द जो आपके न्यू वैष्णव रिफॉर्मर थे उनके नाम पे रखा गया। ये रेपिटेशन है, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ सेक्शन 6 ऑफ कल्चर सोशल लिंग्विस्टिक, जो आपके प्रिजर्वेशन है, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। एक बात बताइए, जो आपका भाषा है ना, भाषा के और संस्कृति के संरक्षण की बात कहीं की गई है क्या? आर्टिकल 2 जो आपका आर्टिकल 29 है वहां पर देखिए आप इस तरीके की जो है वो सुविधाएं देने की बात की गई ना, उसी से संदर्भित आप इसको समझिएगा। अब यहां पर अगर आगे देखेंगे आप तो यहां पर बताया जा रहा है जो आपका असम जो क्या हुआ था, अकॉर्ड हुआ था, इसके बारे में आपको पता होगा और कुछ पॉइंट्स मुझे लिख के बताइएगा असम अकॉर्ड के बारे में, ठीक है ना, जो आपका असम अकॉर्ड है उसके बारे में बताइएगा। तो दिस वाज डन टू मैनेज द आइडेंटिफाई एंड हेरिटेज ऑफ द असमीज पीपल अंडर द असम अकॉर्ड। दोज हु ऑब्जेक्टेड से दैट नो अदर कल्चर कैन बी इंक्लूडेड इन द श्रीमंता शंकरदेव कला क्षेत्र विच इज द सिंबल ऑफ असमीज कल्चर। आ गया ना।
वही चीज कि भैया ये हमारी संस्कृति का परिचय है, आप यहां किसे दूसरी की संस्कृति का म्यूजियम लगा दोगे, ये सब समस्या है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये आर्टिकल समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज के आपके जितने भी मुद्दे होते हैं आप याद रखिए, आपको वो बहुत ज्यादा जो है वहां पर जो है परिणाम जो है बहुत अच्छे देने वाले हैं, क्योंकि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एथिक्स हो आपका, चाहे वो ऐसे हो, वहां हमेशा जो है आपको ये क्या करता है, फायदा ही देता है। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। अब ये जो है आपका जीएस पेपर 1 में भी रख लीजिए, इसको चाहे 2 में रख लीजिए, सोशल इश्यूज के अंतर्गत आएगा, महिलाओं से संदर्भित मुद्दा है। इसमें अभी एक जो है निर्णय आया है, ठीक है ना। तो निर्णय में जो आप हमेशा देखते हैं ना, चाहे आप 1986 वाला आप केस देखिए, है ना, हमेशा जो आप देखेंगे तो वहां पर जो है गुजारे भत्ते से लेके जो है डिबेट बनी रहती है ना, जो आपके विवाह वगैरह के, तलाक वगैरह के संदर्भ में देखा जाता है। तो अभी यहां पर हाल ही में जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने एक वर्डिक्ट दिया, उसमें बोला कि जो भी आपके वैवाहिक मामले होते हैं, है ना, शादी वगैरह, मैरिज वगैरह, तो उसमें जो आपका गुजारा भत्ता वगैरह के भुगतान पर अभी नई गाइडलाइंस जारी किया। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमको उनको नोट डाउन करके किनारे कर लेना चाहिए। महाराष्ट्र में एक आपका मैटर था, है ना, किसी की मैरिज को लेके, तो वहां पर जो है ये फैसला सुनाया गया है, और इसमें जो आपकी दंड प्रक्रिया जो आपकी संहिता है ना, सीआरपीसी जो आप बोलते हैं, तो उसकी जो आपका सेक्शन है 125, उसके अंतर्गत जो है सवाल उठाया गया था। ये धारा वारा याद नहीं करना है हम लोगों को। तो उसके अंतर्गत बताया गया था कि जो पत्नी और बेटा है ना, उसके गुजारे भत्ते का सवाल उठाया गया था कि भैया अगर मान लीजिए डाइवोर्स हो जाता है तो जो उसकी वाइफ है, उसका बेटा है, तो उसके संदर्भ में वहां पर गुजारे भत्ते को लेकर यहां पर सवाल उठाया गया। अब यहां पर देखिए कि इनकी जो गाइडलाइंस है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो पहले ये बता रहे हैं कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा और आर सुभाष रेड्डी जो 2 मेंबर थे, उनके बेंच ने कहा है ऐसा। तो पहली बात तो ये कभी नहीं पूछा जाता है, न्यूज में होता है, इसलिए यहां पर रखा जाता है। तो उन्होंने जो तर्क दिया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि परिवार में अगर बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, और आपके एल्डरली पीपल्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, तो अगर उनकी देखभाल के लिए कोई एक असंतुष्ट पत्नी है, उसने जो है अपनी जो नौकरी अगर छोड़ दी, कहने का मतलब उसने सैक्रिफाइस किया, उसने वहां पर त्याग किया उस चीज के लिए, तो पति द्वारा जो आपकी देने वाली जो राशि होती है ना, जिसको आप गुजारा भत्ता बोल रहे हैं, तो मासिक अंतरिम जो आपकी जो भी अंतरिम राशि होगी उसके रखरखाव के संदर्भ में अदालत को बोला गया कि भैया इस ग्राउंड को आप याद रखिए कि उसने किसी फैमिली के अपने कुछ कर्तव्यों के लिए सैक्रिफाइस किया है, तो उसको तो वहां पर जरूरी है ना कि भैया उसको गुजारा भत्ता दिया जाए या ना दिया जाए। अब ऐसा थोड़ी वर्किंग वुमेन है, उसने छोड़ दिया घर के चक्कर में, तो आप उसको बहाना बना के नहीं दोगे। इस संदर्भ में ये पूरा मैटर है। तो उन्होंने बोला क्या है कि जो भी आपके परित्यक्त, मतलब मान लीजिए डाइवोर्स हो गया या किसी ने अपनी पत्नी वगैरह को छोड़ रखा है, तो अगर उनकी वाइफ है, चिल्ड्रंस है, तो उनके लिए अदालत में आवेदन करने की तारीख से जिस दिन वो वहां पर एप्लीकेशन फाइल करेंगे, है ना, कहां पर, कोर्ट में, तो वो अपने पति से गुजारा भत्ता भरण पोषण के हकदार हैं। नॉर्मल सी चीज। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर इस निर्देश का उल्लंघन कोई वायलेट करता है तो उसको सिविल, उसके ऊपर कैसी सिविल जो है कारावास की उसको सजा की मतलब दी जा सकती है, दंड दिया जा सकता है। उसके अलावा जो उसकी एसेट्स वगैरह है, वो जो भी पीड़ित होगा, जिसका वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, वाइफ है, चिल्ड्रन है, तो उनके नाम किया जा सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि मान लीजिए अगर आवेदन करने वाली वाइफ है और जो भी आपका उसके प्रति जो अकाउंटेबल आपका पति है, दोनों को अगर गुजारा भत्ता से संबंधित कोई मामला है, उसमें अगर एसेट्स और जो भी लाइबिलिटीज है, जिसको संपत्ति और देनदारियां जो होती हैं, उसके बारे में पूरा डेटा उपलब्ध कराना पड़ेगा, तभी तो कोई निर्णय लेंगे ना। मतलब उसका खुलासा करने पड़ेगा कि भैया कितना कितना क्या क्या है। और यदि किसी अन्य कानून के तहत उनके ऊपर पहले से ही कोई अगर जुडिशियल कोई ऐसा मतलब कोर्ट में कोई मान लीजिए मैटर चल रहा है और वो अभी पेंडिंग है, न्यायिक मामला जो है लंबित है, तो क्या होगा, उसे भी उनको अदालत में बताना पड़ेगा, घोषित करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, उन सबका ब्यौरा उनको वहां पर रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि पति अगर ये बोलता है कि भैया मैं तो, मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है ना, ऐसा बोलता है, अगर ऐसा तर्क देता है, तो यदि जब तक वो डिसेबल्ड नहीं है, अपाहिज नहीं है, पढ़ा है ना, अपाहिज नहीं है और पढ़ा लिखा है, तो उसे पत्नी की जिम्मेदारी उठाने का ये जो आपका मॉरल उसकी ड्यूटी बनती है, नैतिक कर्तव्य है, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। भैया आप ये बहाना नहीं बना सकते कि हमको तो नौकरी नहीं मिली, हाथ पैर है ना आपके सलामत, जाके नौकरी करिए और दीजिए। वही चीज है यहाँ पर। हमारे यहाँ बेरोजगारी की जो दर है उसमें बहुत बड़ा हमारा खुद का भी एटीट्यूड है, क्योंकि होता क्या है,
ऐच्छिक बेरोजगारी ज्यादा है हमारे यहाँ, वॉलेंटरी जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, इस मुद्दे को आप देखिएगा, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी बच्चों का खर्च होगा, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, वाइफ की जो आपकी बेसिक जो भी आपकी नीड्स होंगी, है ना, तो उनको जो है अदालतों के द्वारा जब भी वहां पर गुजारा भत्ता जो उनको दिया जाने वाला होगा, जब उसकी काउंटिंग करेंगे तो उन सबको जो है वहां पर सम्मिलित करते हुए उनको मुहैया कराया जाएगा। नॉर्मल सी चीज है। इसके अलावा जो भी आपका इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है, और जो भी आपकी आज की जो लाइफस्टाइल है आप देख रहे हैं कि उसको बियर करने में बहुत ज्यादा जो लागत रखती है, जिसको इनपुट बोलते हैं आप, खर्च होता है, एक्सपेंडिचर जो आप देखेंगे तो उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। इस तरीके के भी जो फैक्टर्स हैं उन पर भी वहां पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पहले प्रावधान था उस हिसाब से वहां पर जो है उनको दे दिया जाए किसी भी तरीके से। तो आधार बनाने की जरूरत है। तो आज के इन्फ्लेशन रेट को देखेंगे, है ना, ये देखेंगे कि भैया किस तरीके से जीवन यापन की जो आपकी यहां पर मिनिमम जो लागत लग रही, तो उस संदर्भ में विचार करके फिर उनको वहां पर गुजारा भत्ता जो है वो क्या किया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। तो पत्नी को वैवाहिक घर में उपयोग किए जाने वाले जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुकूल जो है गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। ये आपकी गाइडलाइंस किसने दी है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि क्या चीजें यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि अगर कोई भी महिला है, अगर शिक्षित है और पेशेवर रूप से योग्य हो, है ना, मतलब जो उसके अंदर वो एजुकेटेड हो, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, और उसने अगर घर के लिए किसी भी तरीके से रोजगार के अवसर को वहां पर उसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया है, उसको छोड़ा है, तो इस कारक को भत्ते का निर्धारण करते समय, है ना, मतलब अंडर कंसीडरेशन रखना चाहिए कोर्ट को वाइल डिटरमाइनिंग द अलाउंसेस, जब भत्ते की बात, निर्धारण की बात चलेगी। उसके बाद वही बात आ गई कि चिल्ड्रन के जो एक्सपेंसेस है, उनके एजुकेशन है, बेसिक नीड्स है, अदर बिजनेस एक्टिविटी शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ एलिमनी बाय द कोर्ट्स। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद बोथ द अप्लाइंग जो वाइफ एंड द अकाउंटेबल हस्बैंड हैव टू डिस्क्लोज देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द केस ऑफ एलिमनी। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अब रेपिटेशन आप इसको देख जाइएगा। इसके बाद जो अदर फैक्टर्स हैं सच एज इन्फ्लेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। एंड हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग शुड बी कंसीडर्ड। वायलेशन ऑफ दिस डायरेक्टिव कैन लीड टू इंप्रिजनमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ सिविल लॉ एंड द एसेट में बी अवॉर्डेड टू द विक्टिम। नॉर्मल सी चीजें हैं। अब इस गाइडलाइंस की जरूरत क्यों पड़ी, तो भैया आप अक्सर देखते हैं इट इज ऑफन नेसेसरी टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द डिपेंडेंट वाइफ and children as a measure of social justice to support them financially so as to protect them from any critical situation, है ना, नॉर्मल सी चीज है ये, आप देख जाइएगा। वुमेन abandoned by husbands are left in harsh conditions, often have no means to raise themselves and their children and are forced to live in a hardship। तो भैया ऐसा हो जाता है कि जो परित्यक्त महिलाएं होती हैं उनको बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से उनके ऊपर ये भी संकट रहता है कि भाई अपने बच्चों का पालन पोषण, उनको अच्छा भविष्य कैसे दें, तो वो सब चीजें हैं। इसलिए जो है उनको जो है इस तरीके की सुविधाएं जो दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें जो कुछ केसेस वगैरह है, शाहबानो केस वगैरह जो है, आप लोग उसको देख जाइएगा ना, ये क्या इश्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब कनेक्टेड होते हैं, सबको कनेक्ट करके वो एक क्वेश्चन वहां पर फ्रेम कर देता है यूपीएससी। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका जीएस पेपर 2 से बोल रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक कमेंट आया है। उन्होंने जो असैसिनेशन जो हुआ था राजीव गांधी जी का, है ना, तो उनके जो मर्डर केस बोल लीजिए उसको, असैसिनेशन, इसमें लिट्टे की पूरी भूमिका थी और सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम करने में इस संस्था का बहुत ज्यादा नाम था। प्रभाकरण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वहां पर जो है, वहां पर उनको क्या कर दिया गया था, उनका हत्याकांड किया गया था मानव बम के द्वारा, है ना। तो जो आप देखेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अभी एक्सप्रेस किया है, डिसप्लेजर ओवर द प्ली फॉर रीमिशन of the sentence of a convict in the Rajiv Gandhi assassination pending with the governor of Tamil Nadu for more than 2 years। तो उन्होंने वहां पर नाराजगी व्यक्त की है भैया, है ना। तो ये नॉर्मल सा रेफरेंस है हमारे लिए। अब यहाँ पर की फैक्ट्स देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो 30 दिसंबर 2015 में जो आपकी क्या है, पेरा रिवलन उनका नाम है, उनके द्वारा जो क्या किया गया, 30 दिसंबर 2015 को गवर्नर के सामने वहां पर पार्डन के लिए, जो आप देखते हैं ना आर्टिकल 72 देखेंगे तो किसके लिए है, वहां पर आप देखेंगे तो क्षमा शक्ति राष्ट्रपति के लिए, उसमें 11 माइनस कर दीजिए तो वहां पर किसके लिए होगा, राज्यपाल के लिए होगा। तो 161 आप देखेंगे आर्टिकल, है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आप लोग खुद देखा करिए इन आर्टिकल्स को, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपका, वहां पर उन्होंने क्या किया था, अपॉलॉजी के लिए, मतलब क्षमा याचना के लिए राज्यपाल के समीप जो उन्होंने क्या किया था, अपनी एक अर्जी लगाई थी। तो लगभग 3 साल
बीत गए हैं सितंबर 2018 में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला राज्यपाल से कि भैया जो आपको करना है क्षमा याचना में, जैसा आप उचित समझे निर्णय दीजिए आप, है ना, ये तो अटकता जा रहा है मैटर, है ना। तो उस संदर्भ में आपका ये यहां पर पॉइंट बताया जा रहा है। और ये जो बेंच है आपकी, ये कभी भी ये याद करने की जरूरत नहीं थी किसकी बेंच। अब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो, जेएनके का फॉर्मेशन हुआ था, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बिल आता है तो वनडे एग्जाम से पूछ लिया जाता है कहीं पर, ठीक है ना। तो अब बेंच ऑफ जस्टिस एल जो आपके नागेश्वर राव हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड जस्टिस जो आपके अजय रस्तोगी, उन्होंने कहा वी डू नॉट वांट टू एक्सरसाइज अवर ज्यूरिसडिक्शन एट दिस टाइम बट वी आर नॉट हैप्पी दैट द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशन हैज बीन पेंडिंग फॉर द लास्ट 2 years। तो उन्होंने सीधी वही बात है, इस पूरे पैराग्राफ का क्रक्स यही है कि वो जो है उनसे क्या है, दुखी है, वहां पर जो है ये रवैया उनको अच्छा नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट को कि भैया 3 साल हो गए हैं और जबरदस्ती वहां पर जो है तमिलनाडु सरकार की जो आपकी सिफारिश है वो इतने सालों से लंबी है, तो क्यों डिले कर रहे हो आप। वैसे ही हमारे यहाँ पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की आप स्थिति देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज यही बोली जाती है कि न्याय अगर मिल भी गया 30 साल में तो वो अन्याय के बराबर में है ना, क्योंकि न्याय की जो आपकी उपलब्धता है अगर समय से नहीं हुई तो उसका तो वो बेचारे का जीवन चला गया ना, जो वहां पर व्यक्ति उससे संदर्भित है, किसी भी केस को ले लीजिए उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला, जब वो आप मतलब पिटीशन के बारे में बता रहे हैं, द कोर्ट वॉज हियरिंग अ पिटीशन जो आपकी रखी गई थी वहां पर 46 ईयर ओल्ड जो आपके पेरा रिवलन है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था दैट हिज लाइफ सेंटेंस बी सस्पेंडेड इन द केस टिल द सीबीआई लेड, जो भी आपका ये आपकी इन्वेस्टिगेशन कर चल रही है जो आपकी सीबीआई की, तो जब तक पूरी ना हो जाए भैया तो जो उनकी सजा है ना, उसको जो है वहां पर क्या किया जाए, उसको जो है अभी पेंडिंग रखा जाए, उनको बचाया जा सके, है ना, इस तरीके का आवेदन कर रहे थे। अब कोई भी व्यक्ति अगर क्षमा याचना लगाएगा तो मान लीजिए उसकी अगर उम्र कैद है तो उसको ये छोटी करा सकता है या पूरी तरीके से माफ करा सकते हैं, इस तरीके के प्रावधान पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो आज के लिए जो आप क्वेश्चन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि जो आपकी प्रेसिडेंट और जो आपके गवर्नर की जो आपकी पार्डन पावर्स हैं उनका आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, है ना, और वहां फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि जो है हमेशा पूछा जाता है ना किसकी शक्ति ज्यादा है किसकी कम है, या तो राज्यपाल ज्यादा पावरफुल है, तो उसी को लेके आप एक बिल्कुल स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जरूर लिखिएगा कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो पार्डन पावर्स हमारे संविधान से उनको प्राप्त है ना, उसका क्रिटिकली इवैल्यूएशन और कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, दैट्स इट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को आप आज लिखना है। इसके बाद हम जो आगे के यहां पर बैकग्राउंड बता रहे हैं, तो आपको पता है कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु में जो आपका पेरम्बदूर वाला जो आपका एरिया है वहां पर चुनावी रैली में थे वो आपके राजीव गांधी जी, तो एक महिला थी, है ना, ह्यूमन बॉम्ब बोला जाता है, मानव बम बन के वो आई थी और उसने जो है उनका जो है असैसिनेशन कर दिया। और इस हत्याकांड के सिलसिले में जो वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, उसके अलावा टी जो आपके सत्येंद्र राजा उर्फ संथन है, इसके अलावा पेराविलन उर्फ अरिवू, जय कुमार, रॉबर्ट पायस, जो आपके रविचंद्रन और नलिनी जो है 28 साल से भी ज्यादा समय से वो जेल में बंद है ना, आप समझ रहे हैं, 28 साल से भी ज्यादा समय से बेचारे वो जेल में बंद है ना, बेचारे तो नहीं है, अपराधी हैं। तो कहने का मतलब ये कि शीर्ष अदालत ने 18 फरवरी 2014 को 3 दोषी जो थे मुरुगन, जो संथन और जो आपके पेरारी वलन थे, उनकी जो मौत की सजा थी उनको उन्होंने क्या कर दिया, उम्र कैद में तब्दील कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जो आपकी क्षमा से रिलेटेड, दया से रिलेटेड जो आपकी याचिका थी उस पर फैसला देने में अत्यधिक विलंब हुआ था, है ना। तो वही बातें हैं, ये रेफरेंस बैकग्राउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर वही चीजें बता भी दी गई हैं कि आर्टिकल जो 161 है वहां पर गवर्नर की मतलब क्या है, आपकी पार्डन पावर है जो उनको जो है संविधान के तहत प्रदान की गई है। उसके बाद आप देखेंगे अंडर दिस द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी पनिश्ड, imposed or abolished by a person convicted of an offense against a law with reference to matter falling within the executive power of the state. The power of suspension, avoidance or commutation is given. ये जो टर्मिनोलॉजी है ये जरूर देख जाइएगा, है ना, और इसको जो है आप अपने आंसर में भी जो है पुट करिएगा एक एक लाइन में, ठीक है ना। तो द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू पार्डन द डेथ पेनल्टी, यही क्रक्स है, इट इज ओनली विद द प्रेसिडेंट। लेकिन आप पूरी चीजों को आंसर में पुट करिएगा, वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखिएगा, है ना, बिल्कुल क्रक्स और बिल्कुल क्रिस्प पॉइंट्स लिखने हैं हमको वहां पर। इसके बाद जो है यहां पर जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये आपका टीआरपी
देखिए जो आपका टीआरपी है ना, उससे रिलेटेड जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिव्यू करने के लिए अभी एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है ना। तो आप इसको पेपर 2 पेपर 3 दोनों में रख सकते हैं, है ना। कभी भी जो है मुझे नहीं लगता कि इसमें इंडिपेंडेंट जो आपका क्वेश्चन फ्रेम होने का पोटेंशियल है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो कॉन्स्टिट्यूट किया है कमेटी जो रिव्यू करेगी आपकी जो टीआरपी वगैरह से संदर्भित चीजें। आपको पता है कि लोकतंत्र का जो आपका 4th पिलर है, चौथा स्तंभ है, वो क्या है आपका प्रेस वगैरह है, मीडिया वगैरह है। और अभी जो हमारे यहाँ मीडिया है तो बोलते हैं भैया कि जो न्यूज आती है वो पेड न्यूज ही वहां पर जो है वो रख दी जाती है ना, सारे कॉर्पोरेट्स की वहां पर क्या है मीडिया हाउसेस हैं। तो भैया जो वो न्यूज चाहते हैं अपने हिसाब से मोबिलाइज कराना चाहते हैं वैसे ही वहां पर रखते हैं। तो जो आपकी ये अभिव्यक्ति का जो सबसे बड़ा साधन है, इससे जनता के पास तक जो है सारी सूचनाएं पहुंचती हैं। और अगर वो सूचना ही वहां से जो है वो गलत अगर प्रसारित करी जा रही है तो लोगों के मन में दूसरी चीज जा रही है। आप देखिए ना दंगा वंगा और जो इस तरीके की चीजें जो भड़कती हैं, है ना, जिससे भी आपका टॉलरेंस वगैरह सोशल हार्मनी जो है नेगेटिवली इंपैक्ट होती है, इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे यहाँ आज की डेट में देखेंगे। तो जो भी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, अरे भैया वो चीजें बनी है एक दूसरे तक अच्छी चीजें पहुंचाने के लिए, हमारे यहाँ उसका भी यूज दन फन तरीके से किया जा रहा है। जो मैं बोल रहा हूं मुझे लग रहा है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और यहां पर आप देखेंगे की फैक्ट्स जो बताए जा रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि ये 4 मेंबर कमेटी है, याद रखिएगा। इसको जो चेयर किया जा रहा है प्रसार भारती के जो आपके सीईओ है ना, सीईओ जो है आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशि वी, जो आपके शशि एस वेम्पति हैं। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, कभी कभी फ्रेम कर देते हैं पीसीएस एग्जामिनेशन में, यूपीसी तो नहीं करेगा। इसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो बताए जा रहे हैं कि इट विल हैव आईआईटी कानपुर प्रोफेसर जो आपके डॉक्टर सलभ है, उनके अलावा आप देखेंगे तो सी डॉट के जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय एंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी प्रोफेसर पुलक घोष इनके मेंबर है ना। तो एक बार इनका नाम देख जाइएगा, रटने वटने की जरूरत नहीं। इसके बाद इट हैज बीन आस्क्ड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री जो है आपकी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से संदर्भित जो आपकी मिनिस्ट्री है इन 2 मंथ्स, ठीक है ना। तो अपनी रिपोर्ट जो है ये सूचना और प्रसारण जो आपके मंत्री हैं उनको वो क्या करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, सौंप देंगे। इसके अलावा अंडर दिस रिपोर्ट इफ एनी चेंज इज नीडेड इन द एग्जिस्टिंग गाइडलाइन, मतलब जो अभी के आपके जो दिशा निर्देश जो हैं अभी गाइडलाइंस है, अगर उसमें किसी भी तरीके के परिवर्तन का अगर वहां पर आवश्यकता होती है तो जो कमेटी है वो वहां पर जो है उसको रिकमेंड कर सकती है, पूछ सकती है फॉर अ स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल रेटिंग सिस्टम। पूरी चीजें वही आ गई है ना कि भैया हमारे यहाँ जो है मीडिया की जो ऑथेंटिसिटी, उसकी जो न्यूज की ऑथेंटिसिटी, उसमें बहुत प्रॉब्लम। आप देखेंगे ना कि ध्यान से देखिए बार बार एक ही चीज को, अरे यार आप यहां पर लोगों तक बात पहुंचाने जा रहे हो कि कैपिटलिज्म इतना पीक में आ गया है और जो ये आपकी जो क्या है भौतिकवादी संस्कृति, कुछ कोई संस्कृति खराब नहीं होती है, इसमें हमको इस डिबेट में नहीं जाना, लेकिन हमको उसको हर चीज का कुछ एक्सट्रीम जो होता है उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो भैया हमको एक्सट्रीम में जाना क्यों, हमारे अंदर से ह्यूमैनिटी को खत्म होती जा रही है। तो न्यूज चैनल में भी चीजें वो दिखाई जाती हैं, आप लोग ये फील भी करते होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर किस तरीके से जो है आपका ट्रांसपेरेंट मैनर में और अकाउंटेबल मतलब जो आपका डायमेंशन है जवाबदेहिता के संदर्भ में और मजबूत आपका रेटिंग प्रणाली के लिए सिफारिश देने के लिए इस कमेटी को बोला गया कि जो आपकी अभी की मौजूदा दिशा निर्देश है उसमें कुछ जो है लूप होल्स है उनको एड्रेस करने की जरूरत है। नॉर्मल सी चीज है। इसका जो बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि ये जो आपका कदम उठाया जा रहा है तो क्यों उठाया जा रहा है, तो द मूव हैज बीन टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आफ्टर द मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द टीआरपी केस। और मुंबई पुलिस ने यहां पे बोला कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स वर टैम्पर्ड बाय सम न्यूज चैनल। तो बोलते हैं भैया कि जो है आपकी टेलीविजन जो रेटिंग पॉइंट्स आप देखते हैं ना कि भैया इसकी 9.5 है, इसकी 5.5 है, कुल मिला के ये एक तरीके का रिवॉर्ड दिया जाता है कि इसको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं इसकी टीआरपी। तो उसमें जो टैंपरिंग छेड़छाड़ की जाती है तो उसको जो है ये ऑलरेडी ये हम लोगों ने आर्टिकल जो है 1 महीने या 10-15 दिन पहले जो है इसको ऑलरेडी कवर किया है, आप लोगों को याद होगा, है ना। उसी का कंटिन्यूएशन है। जो करंट अफेयर्स रेगुलर आप फॉलो करेंगे ना 2-4 महीने, तो आपको 90% चीजें ऐसा लगेगा कि यार ये तो कंटिन्यूएशन में है, तो उतनी चीजें बढ़ती नहीं है। मेन जो आपका कोर टॉपिक होता है वो वही होता है, घटनाएं बदल जाती, इश्यूज नहीं बदलते। उसके बाद आप देखेंगे कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट क्या है, तो आपको पता है कि जो भी आपकी टेलीविजन रेटिंग जो आपका पॉइंट है एक तरीके का आप समझ लीजिए रिवॉर्ड है कि इसको इतने लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर उसको देख के कि क्वालिटी इसकी अच्छी तो और लोग भी देखते हैं, है ना। तो बाय दिस it is estimated how much fame a news channel or a program has and how many people watch it, वही चीज है which shows people's choice, ठीक है। तो इसमें पता चलता है कि लोगों की पसंद क्या है। अब जो लोगों को जो पसंद होगा वही परोसेंगे ये लोग, है ना, समझ रहे हैं ना।
तो साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसके भी बहुत जो है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इंपैक्ट आपको समाज में देखने को मिल रहा होगा। इन इंडिया देयर इज एन एजेंसी कॉल्ड इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट दैट वर्क्स टू एस्टिमेट द टीआरपी। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद ये जो एजेंसीज हैं वो चेक करती हैं उसकी जो आपकी विभिन्न फ्रीक्वेंसीज होती है एंड फाइंड आउट विच चैनल इज वॉच्ड मोर एट विच टाइम। तो कहने का मतलब किस टाइम पे कौन सा जो चैनल है आपका सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। कुल मिला के बिहेवियर देखा जाता है जनता का। जब जनता देखेगी तभी तो ये चीजें लाएंगे और उसी से उनको फायदा होता है। तो अगर कोई भी चीज जो है बहुत अच्छा, मान लीजिए कोई प्रोग्राम सीरियल जो है आपका या कुछ भी, तो वो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन उसको ऐसा शो किया जाएगा कि भैया ये बहुत अच्छा, टीआरपी बहुत अच्छी, तो नॉर्मल आदमी एक बार देखेगा और एक बार देखेगा अगर, तो उससे उनकी टीआरपी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो यही मुद्दा था जो लास्ट ईयर कवर किया था हमने कि कुछ जो आपकी जो ऐसे प्लेयर्स है यहां पर वो टीआरपी का की रेटिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो अच्छे जो शोज हैं है ना उनकी जो है रेटिंग कम कर देते हैं, अपनी बढ़ा लेते हैं। तो कहने का मतलब जो अच्छे शोज है उनको क्या हो रहा है, उससे घाटा हो रहा है। उसी चीज को एड्रेस करने के लिए ये सब मुद्दा चल रहा है ना, लास्ट मंथ जो हमने इसको कवर किया था। तो नॉर्मल सी चीज है। और यहां पर बोलते हैं कि जितना ज्यादा आपका उसकी फ्रीक्वेंसीज होगी, जितना लोग देखेंगे, जितना आपका फेमस जो आपका धारावाहिक होगा, तो उससे उसकी जो है उतनी ज्यादा टीआरपी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है ना पीपल्स चॉइस, तो लोग उनको सबसे ज्यादा देख रहे हैं है ना, तो उनको जो है मॉनेटरी टर्म्स में लाभ होता है। तो यहां पर ही जो है उनके प्रोफेशनल एथिक्स की बात आती है और इसको सीधा फोर्थ पेपर में ये घटना के रूप में आप यूज कर सकते हैं है ना, कि लोकतंत्र का चौथा जो है आपका संदर्भ है, प्रेस की बात कर लीजिए, मीडिया हाउसेस की बात कर लीजिए। उसके बाद जो आपका साहित्य है वो समाज का दर्पण है, जैसा समाज होता है आपको वैसा दिखाई देता है। तो वहां पर भी ऐसे नैतिक मूल्यों और मानकों का अनुसरण, अनुपालन, कंप्लायंस करने की जरूरत है। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद टीआरपी जो है आपका वो उसी के कारण जो है यहां पर बताया जा रहा है कि चैनल्स को उतने ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी मिलते हैं। तो सीधी सी चीज है, इंटरकनेक्टेड है। टीआरपी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो ये जो है एक पीपल मीटर लगाया जाता है ना, कहां पर टीआरपी को मापने के लिए जो कुछ आपके मतलब आइडेंटिफाई करके कुछ निर्धारित जगह रहती है, तो वहां पर पीपल जो आपका मीटर वहां पर लगाया जाता है। पीपल आपका मीटर है ना, इज प्लेस्ड एट सर्टेन डेजिग्नेटेड लोकेशन थ्रू अ फ्रीक्वेंसी टू फाइंड आउट वेयर विच सीरियल इज बीइंग वॉच्ड एंड हाउ ऑफन। तो मतलब क्या है कि कौन सा कब जो सीरियल को वहां पर देखा जा रहा है और किस स्पेसिफिक टाइम पे कौन से सीरियल प्रोग्राम को, चैनल को जो है ज्यादा लोग देख रहे हैं। नॉर्मल सी चीज है। एवरी मिनट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टीवी फ्रॉम दिस मीटर इज सेंट टू द इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट थ्रू द मॉनिटरिंग टीम। ओके, इसकी बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। ओनली आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन द मॉनिटरिंग टीम डिसाइड्स विच चैनल एंड टीवी शोज हैज रिसीव्ड हाउ मच टीआरपी। तो नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, जब तक क्लाइमेट चेंज की समस्या है अभी परमानेंट तो बनी ही हुई है वो आपकी है ना, ग्लोबल वार्मिंग जो आपका क्योटो है, उसके बाद आपका क्या है पेरिस 1 जो आपका ड्यूरेशन था है ना 2005 से 12 है ना, क्योटो 1 बोला जाता है उसको, ठीक है ना, क्योटो 1 है वो आपका, सॉरी। और उसके बाद जो क्योटो 1 और क्योटो 2 था आपका वो 2013 से 20 के लिए था, 12 से 20 के लिए, तो 20 में वो खत्म हो रहा था। इसीलिए जो है आप देखेंगे 15 में पेरिस क्लाइमेट डील होती है, उसके अंतर्गत फिर जो है आईएनडीसीज वगैरह की बात होती है। कोर पार्ट देख जाइएगा। और दूसरी चीज, पेरिस क्लाइमेट डील के क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, उनका क्रिटिकली इवैल्यूएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप बेसिक लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती। पहले इसको आप कनेक्ट कर लीजिए, फिर जो आगे करंट अफेयर्स में होता रहेगा वो देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो है यूएस जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर, देखिए पहले भी हो गया। आप 90s का दौर देखेंगे, चाहे वहां बुश देख लीजिए, चाहे क्लिंटन देख लीजिए, जो भी लोग थे उन्होंने सीधा बोला कि भैया हम अपने सिटीजन्स की लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब यहां पर जो डिबेट है ना हमेशा ग्लोबल वार्मिंग के लेके, वहां जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं और उसके अलावा जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे भारत हो गया है ना, और भी जो आपके ऐसे देश हैं जो अभी विकास जो है उनका समुचित रूप से नहीं हुआ, तो ये डेवलप्ड आपकी इकोनॉमीज कौन सी हैं, जब 1750 के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू होता है, तो उससे जो सबसे ज्यादा जो आपके फायदा जिनको हुआ उनको औद्योगिक राष्ट्र, इंडस्ट्रियल स्टेट जो आपके स्टेट्स बोला जाता है या डेवलप्ड आपके स्टेट्स बोला जाता है। उसके बाद जब आप देखते हैं कि 1950 के दशक या आप देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में जैसे 19वीं सदी स्टार्ट होती है तो भारत, पाकिस्तान है ना, मिड टाइम पे आते आते आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैक्सिमम डीकॉलोनाइजेशन होगा। तो जो भी आपकी कॉलोनीज वगैरह रही होंगी वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उनका जो है एक्सप्लॉइटेशन सदियों से चला आ रहा था। तो भैया उनने उतनी ज्यादा जो है अभी ग्रोथ नहीं की है, डेवलपमेंट नहीं किया है। तो जब इसमें क्लाइमेट चेंज की जो आपके नेगेटिव इंपैक्ट है, जब वहां पर मिटिगेशन की बात आती है,
तो बात ये आती है कि भैया जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सबके साथ एक जैसा बिहेवियर किया जाए। तो आपने बोला ना कॉमन बट डिफरेंशिएटेड, सीबीडीआर आपने सुना होगा, तो कहने का मतलब उसका वही होता है कि कॉमन बट डिफरेंशिएट, जो आपकी डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं कि भैया यहां पर सबको अलग अलग आधार पर यहां पर उनको जो है टारगेट दिया जाना चाहिए। और ऐसा ही था जब आप क्योटो 1 क्योटो 2 देखेंगे, उसी चीज को एड्रेस कर दिया गया और वही लूप होल है आपका आईएनडीसी। तो वहां पर्सनल लेवल पे काम करना है भैया, आप खुद ही अकाउंटेबल हो और खुद ही वहां पर क्या हो, लाइबल भी हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपने लक्ष्य बना लिया, अब क्या पता जो है आपका ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है यूएस हमेशा जो है ये तर्क देके और विड्रू कर लेता है ये पेरिस एग्रीमेंट से। तो इसमें भी वही बताया गया है कि 4 नवंबर को उससे पीछे हट गया था। ट्रंप हमेशा यही जो है वो बोलते रहते थे। तो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हमको जानना जरूरी है। तो ये आपका 2016 बता रहे हैं कंक्लूड किया गया नवंबर में, हिस्टोरिक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल आपका एग्रीमेंट है दैट यूनाइटेड द वर्ल्ड्स 200 कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। कुछ भी नई चीज नहीं है इसमें, ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करना था हमको और क्या करना था, जो ग्रीन हाउस गैसेस जो आप देखते हैं उनके एमिशन जो हो रहा है उसके कारण जो नेगेटिव इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है उसको एड्रेस करने के लिए ये आपका एग्रीमेंट किया गया। क्योटो वगैरह आप याद रखिएगा और वहीं से उन चीजों को कनेक्ट करके आंसर भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब जब आप पेरिस क्लाइमेट डील पे लिखेंगे ना तो उसको क्योटो से आप कंपेयर करेंगे और बताएंगे वहां पर कि ये किस तरीके से क्योटो से भिन्न है और इसमें क्या लूप होल्स है ना, वो बताएंगे आप। तो यहां पर जो आपकी ट्रीटी जो है इसमें एम किया जा रहा है टू कीप ग्लोबल टेंपरेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, ठीक है ना। तो जो आपका जब इंडस्ट्रियल जो आपका रिवॉल्यूशन होता है तो बोल रहे हैं कि उसके एरा के पहले जो आपका प्री इंडस्ट्रियल लेवल है तो उसके पहले जो है वहां पर 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो आपके पूरे वर्ल्ड में जो आपका बोल रहे हैं ना कि जो राइज हो रहा है आपका टेंपरेचर है ना, ग्लोबल वार्मिंग, तो उसको बोल रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत उसके अंदर जो है उसको लिमिट किया जाएगा, पहली चीज। उसके बाद इसके अंतर्गत जो गोल है, लक्ष्य है, कीपिंग द टेंपरेचर राइज फर्दर 1.5 डिग्री सेल्सियस वाज सेट। तो इसको जो है 2 डिग्री से 1.5 डिग्री तक जो है मतलब करने का यहां पर लक्ष्य रखा गया। नॉर्मल सी चीज है। डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज, तो इसमें वही बात है, पहले भी कहा जाता था कि जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ज्यादा विकास किया है तो उन्होंने प्रकृति का दोहन भी ज्यादा किया है तो उनके कारण ये समस्याएं ज्यादा है। तो वहां पर बोला जाता है, क्योटो में भी बात थी कि भैया जो डेवलपिंग आपकी इकोनॉमीज है, जो एमर्जिंग आपकी इकोनॉमीज है या अंडर डेवलप्ड है, तो अगर वहां पर इस तरीके के मेजर्स लेना है तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी में भी और फंडिंग में भी दोनों में हेल्प करना चाहिए। और इसी को लेकर सारा डिबेट रहता है। फिर ओबामा जी के टाइम पे जो है यूएस इसमें सम्मिलित होता है, फंड वगैरह की बात थी, कानकुन समिट वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो उसी से संदर्भित है, ये सब चीजें कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। तो यहां पर वही चीज बताई जा रही है कि टेक्निकल असिस्टेंस और जो इकोनॉमिक असिस्टेंस है, फंडिंग वगैरह, वो जो है यहां पर प्रोवाइड करना चाहिए जो भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके द्वारा। डेवलपिंग, एमर्जिंग और जो आपके अंडर डेवलप जो आपकी कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वहां पर उनको सहायता करनी चाहिए। नॉर्मल सी चीज़ है, इसीलिए तो मतलब ये सब जो है आपका एग्रीमेंट किए जाते हैं, है ना। और वहीं पर लेके जो है विवाद भी होता है। तो प्रोसीजर फॉर सेपरेशन फ्रॉम पेरिस जो आपका एग्रीमेंट है, तो इसमें जो आर्टिकल 28 है पेरिस एग्रीमेंट का, वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से जो प्रोविजन है आपके ऑफ एनी सिग्नेटरी, जो आपके हस्ताक्षर करता है कंट्री, टू सी सीट फ्रॉम इट, ठीक है ना। तो किस तरीके से वहां पर जो है आपके वो अलग हो सकते हैं, वैसा प्रावधान वहां पर आर्टिकल 28 में है। अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है ना। तो जो भी आपका यहां पर क्या किया जाता है, अकॉर्डिंगली एनी सिग्नेटरी कंट्री कैन गिव नोटिस ऑफ इट्स सेपरेशन ओनली आफ्टर 3 years ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस पेरिस एग्रीमेंट। कहने का मतलब ये जब तक आपका 3 साल नहीं होंगे, है ना, तब तक वो अलग नहीं हो सकता। तो 3 वर्ष के बाद ही वो अलग हो सकता है, कोई भी देश जो आवेदन करेगा अलग होने के लिए। तो इसके अलावा सूचित करने के मतलब लगभग 1 साल बाद, मतलब आफ्टर 1 year जो देश होगा जो वहां पर उसने एप्लीकेशन दी होगी अलग होने के लिए, तो फिर वो मान लिया जाता है 1 साल बाद, 3+1 बोल रहे हैं, मतलब 1 वर्ष बाद फिर उनको मान लिया जाएगा कि ये इस एग्रीमेंट से बाहर हो गए, ठीक है ना। तो भैया वर्ल्ड के आप लीडर हो, है ना, यूएस, आप ही अलग हो गए, तो ये एक एटीट्यूड जाता है ना, लीडर है भी और बनता भी है हर जगह, है ना। तो बोलता है वैश्विक शांति के लिए, इसके लिए स्थापना की है यूएन, और आप उसी से अलग हुए जा रहे हो। क्यों, कैसे अलग हो सकते हो? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है ना, कि यहां पर जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं वही सबसे ज्यादा क्या होते हैं, प्रायोरिटी में होते हैं। बाकी चीजें जो है यूएस नहीं देखता। ये पूरी हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, है ना, पूरे यूएस की, आप देखेंगे कि ये कॉमन चीज आपको मिलेगी। यहां पर जो अलग होने की वजह बताई जा रही है, तो बता रहे हैं कि भैया जब
चुनाव का जो प्रचार कर रहे थे ट्रंप, तो रोज जो है भाषण में यही बोलते थे कि हम तो पेरिस क्लाइमेट और जो भी ऐसी डील है जिसमें अमेरिकन जो हमारे सिटीजन है उनके जो भी इंटरेस्ट है, हित हैं, अगर वो प्रभावित होंगे तो हम उन चीज से बाहर हो जाएंगे। कोई नई चीज नहीं है ये, ठीक है ना। तथा अपने चुनावी वादों में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाएंगे तो अमेरिका को इस समझौते से अलग करना उनकी प्रायोरिटी होगी। तो भैया उन्होंने वादा कर दिया, चुनाव जीत गए, इसलिए ये कर रहे हैं, है ना। तो राजा और प्रजा जो पुराना सिस्टम था आज भी वही है, आप इस चीज को समझिएगा, है ना। तो यहां पर जो है आपका नेक्स्ट न्यूज देखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, ये भी एनवायरमेंट का आपका पार्ट है। यहां पर बायो डीकंपोजिशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही। तो अभी जो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल हैं उन्होंने कहा है कि जो बायो डिकम्पोजर है ये आपका एक टाइप का सॉल्यूशन होता है, प्रिपेयर्ड बाय पूसा। पूसा जो आप हमेशा सुनते होंगे, पूसा वगैरह की बात, एग्रीकल्चर से संदर्भित जो भी आपके R&D से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव आते हैं तो इनका नाम आप सुनते होंगे। तो पूसा इज सक्सेसफुल इन दिल्ली एंड हिज गवर्नमेंट विल टेल द सुप्रीम कोर्ट दैट दिस इज एन इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ स्ट्रॉ। लगातार इसमें कुछ कुछ इनिशिएटिव्स आ रहे हैं पराली दहन से, जो आपका कैसा, जो आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाला जो आपका पार्ट है, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको पता है कि हर ठंडी में जो है आपके स्मॉग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। वहां पर क्यों होती है स्मॉग की प्रॉब्लम? क्योंकि ठंडी में जो एयर का सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाता है, तो जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में लोअर लेयर में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा हो जाते हैं उसी कारण से क्या होता है वहां पर फोटोकेमिकल स्मॉग और स्मॉग की समस्या, जो धुंध की समस्या आप दिल्ली और उससे आसपास के क्षेत्र में देखते हैं। ये तो पहली समस्या हो गई ठंडी में। अब इसी टाइम पे किसानों की समस्या ये है कि ये जो आपका पराली वगैरह जो वो खेती करते हैं तो भैया उसकी जो है आपकी स्ट्रॉ वगैरह बच जाती, तो हाथ से काटेंगे, अगर मशीन नहीं है तो बहुत टाइम लगता है, तो किस तरीके से अगली फसल जो है उगाएंगे, तो वो उसको जला देते हैं। तो मास लेवल पर जब दवा जला देते हैं तो वो सारा का सारा जो आपका है ना जो पॉल्यूटेंट्स है वो आपके इस एरिया में देखे जाते हैं। तो इसको एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो लगातार इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इसमें पॉइंट्स को ऐड करना है हमको, रोज अलग अलग चीजें नहीं लिखना है। हमने लिख लिया यहां पर है ना कि बायो डीकंपोजिशन टेक्नोलॉजी, अब इसमें जो एग्जांपल आएंगे हम उनको वहां पर कोट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर वही चीजें बताई जा रही हैं कि इसके की फैक्ट्स देखना जरूरी है। जो आपका पूसा जो आपका इंस्टीट्यूट है ना, उसने एक तरीके का जो है क्या बायोडिग्रेडेबल जो आपका सॉल्यूशन है वो रेडी किया है अंडर द जो आपका डायरेक्शन है पूसा इंस्टीट्यूट, है ना। तो जो है आपका एक ये बायोडिग्रेडेबल आपका सॉल्यूशन है ना, जो उसका अपघटन वगैरह कर देगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने मतलब प्रेजेंट किया है आपका लो कॉस्ट एंड इफेक्टिव बायोडिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी टू द सुप्रीम कोर्ट एज एन अल्टरनेटिव टू कॉम्बैट पॉल्यूशन। ये बिल्कुल एक जो है जैव घटक जो आपकी तकनीकी है तो पॉल्यूशन से निपटने के लिए उसको रेडी किया है। इसको बता रहे हैं कि भैया कम लागत वाली है और प्रभावकारी, तो बहुत बढ़िया है, लो कॉस्ट भी और इफेक्टिव बायोडिग्रेडेशन। तो अब इसका जो है यथार्थ में देख लेते हैं कि क्या फायदा होता है ना, वो तो आ ही जाएगा अभी। तो ये जो टेक्निक है कैन ऑल्सो बी यूज बाय फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा। तो भैया दिल्ली से ज्यादा समस्या वही है जहां से ओरिजिन हो रहा है, तो वहां पर भी जो है उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बताया जा रहा है यहाँ पर, इसको हमने पहले भी जो है किसी रूप में कवर किया है, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका जो ये घोल वगैरह जो आपका रेडी किया जाएगा, डीकंपोजर जिसको बोला जा रहा है ना, जो आपका क्या है आपका एक सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो आपके 7 आपके फंगस होते हैं उनका एक ही क्या है मिश्रण, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7 जो आपके फंगस है, कवक है, उनको मिला के एक सॉल्यूशन बनाया गया। अब वो क्या करेगा, पराली में जो आपका सेल्यूलोज है ना, जो आपका सेल्यूलोज है, उसके अलावा जो लिग्निन होता है प्लस आपका जो पैक्टिन होता है, उसको गलाने के लिए एक तरीके के एंजाइम को क्या करेगा वहां पर तैयार करेगा, एंजाइम का निर्माण करेगा, और वही एंजाइम जो होगा वो इसका अपघटन कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये जो कवक है आपका 30 से 32 डिग्री जो सेल्सियस वाला जो भी आपका वातावरण है, एनवायरमेंट है, वहां पर ये आपका फॉर्म होता है, और ये जो है धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के लिए उत्तम तापमान माना जाता है। तो फंगस को मिला के ये मिक्सचर बनाया गया, ये सब याद रखिएगा। और ये जो है इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे पॉइंट है, इनको याद रखिएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल चीजें हैं, इसमें किसी तरीके के एनालिसिस की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है इनका जो उपयोग खेतों में कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाता है वो बता रहे हैं। तो ये जो आपका डिकम्पोजिशन सॉल्यूशन है ये प्रोवाइड कर रहा है आपका पूसा, जो आपका डिकम्पोजर कैप्सूल के रूप में भी जो है उसको जो है उपयोग करके जो है निर्मित किया जाता है। आफ्टर फर्मेंटिंग द डिकम्पोज सॉल्यूशन फॉर 8 to 10 डेज, है ना, 8 से 10 दिन तक जब उसको किण्वित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है उसको, है ना, फर्मेंटेशन वगैरह कर दिया जाता है। तो जो आपका द क्रॉप ऑफ द फिनिश्ड मिक्सचर इज स्प्रेड इन द फील्ड्स फॉर
क्विक बायो डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट स्ट्रॉ। तो जो भी आपके स्ट्रॉ वगैरह जो वेस्ट है उनका जो डिकम्पोजिशन है ना, बायो, आप समझिएगा कि ये आपकी जैव तकनीकी है ना, तो जो भी जैव तकनीकी होते हैं उसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट जो है नहीं देखा जाता है ना एनवायरमेंट पे। तो वैसी आपकी ये आपकी क्या है, बायो डिकम्पोजिशन आपकी प्रोसेस है जो आपका तुरंत जो है वहां पर अपना असर दिखा के उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देती है ना, और कर देती है। द प्रोसेस ऑफ बायो डिकम्पोजिशन टेक्स अबाउट 20 डेज टू कंप्लीट। तो भैया 20 डेज भी जो है वो कंपैरेटिव बहुत अच्छा टाइम है कि उतने दिन में जो है उनको उससे मुक्ति मिल जाएगी। द फार्मर्स कैन देन सो इट अगेन विदाउट बर्निंग द स्ट्रॉ। तो भैया आराम से वहां पर खेती कर पाएंगे, है ना। तो जो कृषकों की समस्या थी उसको भी एड्रेस किया जा सकेगा, जो क्लाइमेट की समस्या थी वो भी एड्रेस किया जा सकेगा। तो फार्मर कैन प्रिपेयर 25 लीटर्स ऑफ डीकंपोज्ड स्लरी मिक्सचर विथ 4 पूसा डीकंपोजर कैप्सूल जो है आपका जैगरी एंड ग्राम फ्लोर इनफ फॉर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि एक एकड़ के लिए कितनी आवश्यकता है, ये सब नहीं रटना हम लोगों को। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके लाभ क्या होंगे, तो सीधी चीजें हैं। पहली चीज तो आपकी ये बायोटेक्नोलॉजी है, तो कैसी होगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ना। तो ये जो आपके जो भी रेसिड्यू वगैरह अगर बच जाते थे तो पहली चीज अब उनको जलाएंगे नहीं वो, तो उससे जो भी आपका एयर पोल्यूशन वगैरह देखा जा रहा था दिल्ली और आपका जो भी एनसीआर से जुड़ा एरिया है, पंजाब हरियाणा इस क्षेत्र में जो आपका वेस्टर्न यूपी, तो इस एरिया में जो आपका पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस किया जा सकेगा। दूसरी चीज आपका ये वाइबल बोला जा रहा है, क्योंकि क्यों वाइबल और बोला जा रहा है कि लोग जो है इसको वहनीय तरीके से यूज कर पाएंगे, क्योंकि जो इसकी कॉस्ट वगैरह है वो कम है ना, और ये जो है बहुत जल्दी जो है असर भी दिखा रहा है ना। तो ये आपकी बोली जा रही है कि व्यवहारिक प्रैक्टिकल आपकी क्या है, लो कॉस्ट आपकी टेक्निक है, इफेक्टिव भी है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप देखेंगे इट वाज डिजाइन्ड व्हाइल कीपिंग द एनवायरमेंट इन माइंड एंड इट डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द एनवायरमेंट। वही चीजें है, रेपिटेशन है, बिल्कुल जुड़ा हुआ आपका ये पार्ट है। इसके अलावा इससे होगा क्या कि वहां पर बोला जा रहा है इस टेक्निक के प्रयोग से दूसरा भी फायदा है। क्या है कि वहां पर जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी है और जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वहां पर वो भी एनहांस हो सकती है, क्योंकि जो पराली होती है आपका जो रेसिड्यू होता है उसको फसलों के लिए जो आपका उर्वरक के रूप में है ना उसका यूज किया जा सकता है। मतलब जो पराली वगैरह होती है ना, बोला जाता था कि जो रेसिड्यू वगैरह है इसको वापस से जो है यूज किया जा सका, यही तो बोला जाता है ना वेस्ट टू यूज। जो आपका मॉडल है जो आपकी नार्डिक कंट्रीज वगैरह फॉलो करती वो यही सब चीज है आपकी, है ना। तो इससे जो है आपका जो खाद का उपयोग ज्यादातर हमारे यहाँ किया जाता है, उसके जो आपकी खपत होगी, उसका जो उपयोग की जो आपका रेट है, दर है, वो आपकी कम होगी। और इससे जो है आपका सीधा सीधा देखिए कनेक्टिविटी कि उससे क्या होगा, जो किसान वगैरह है उनका एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी एक्सपेंडिचर जो खर्च है उनका वो कम हो जाएगा। और जब इनपुट कम हो जाएगा तो ऑलरेडी उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कोई बिजनेस करिए आप, अगर आपका इनपुट वहां पर पैसा आपने कम लगाया है तो प्रॉफिट जो है आपका ऑलरेडी बढ़ जाएगा ना। तो यही बोला जा रहा है कि व्यय उनका कम होगा तो उनका लाभ बढ़ जाएगा। कुल मिला के जो एग्रीकल्चरल जो आपका डायमेंशन देखते हैं उसमें फार्मर्स की इनकम वाला डोमेन है, तो वो उसको भी यहां पर एड्रेस करेगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारी न्यूज है ये आपका हेल्थ से रिलेटेड, मतलब जो आपका पैंडेमिक्स एपिडेमिक्स है और उनके प्रिवेंशन से रिलेटेड जो है आपकी एक जो है यहां पर क्या व्यवहारिक चीज जो है आर्टिकल रखा गया है, ठीक है ना। तो जीएस पेपर 2 और 3 में इसको दोनों में रख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जो यहां पर रिलीज की गई है IPBES के द्वारा, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी फोरम है ये आपका, फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज टॉक अबाउट एपिडेमिक्स, ठीक है ना। तो यहां पर की फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर वार्न किया गया है कि अगर कोई भी अभी भी अगर सिग्निफिकेंट मेजर्स नहीं लिए गए, है ना, तो फ्यूचर जो आपकी एपिडेमिक्स है मे बी सीन मोर ऑफन, तो लगातार इनकी जो फ्रीक्वेंसी में जो है वृद्धि देखी जा सकती है आने वाले टाइम पे। दे विल स्प्रेड मोर क्विकली, कॉज मोर डैमेज टू द वर्ल्ड एंड द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड वुड ऑल्सो बी क्वाइट एक्सेसिव। तो ये बोल रहे हैं कि ये समस्याएं और बढ़ती चली जाएंगी। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अब यूएस पेरिस से बाहर हो रहा है ना। आप देख रहे हैं ना, ये सब समस्या जो है आपकी प्रकृति का प्रकोप है। किसी भी चीज की कैरिंग कैपेसिटी होती है भैया, धारण क्षमता होती है, उससे ज्यादा उसका उपभोग कर लेंगे तो भैया प्रदूषण तो होगा। उसी को बोला जाता है प्रदूषण की यही डेफिनेशन है ना। जल में ले लीजिए, वायु में लीजिए, यही चीज है वो आपकी। इसके बाद जो इस रिपोर्ट में हाईलाइटेड जो आपके पॉइंट्स है वो बताया जा रहा है। तो ये वही 1918 वाली जो आपकी स्पेनिश आपकी इन्फ्लुएंजा थी, तो वो बहुत बड़ी आपकी क्या थी, महामारी थी। उसके बाद पिछले एक सदी में आने वाली क्या है, अभी जो कोविड वगैरह चल रही है, तो आपको पता है कि उसके संदर्भ में जो है उसको भी महामारी घोषित किया गया है। मार्च 2020 में पूरा विश्व लॉकडाउन है, तो उसी संदर्भ में ये कंपैरिजन करके कुछ पॉइंट यहां पर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ड्यू टू सम मेजर एपिडेमिक्स इन लास्ट सेंचुरी,
ठीक है ना। तो उसके क्या कारण थे, क्या मेजर जो आपके एपिडेमिक्स आए उसके क्या मेजर आपके रीजंस वगैरह है और उसके क्या एग्जाम्पल है वो सब बता रहे हैं। तो 3 महामारियों का नाम ले रहे हैं। ये आपका किसके कारण आए थे, इन्फ्लुएंजा वायरस से ही कनेक्टेड थे, है ना। तो पहला एन एपिडेमिक्स जो है आपका, ये भी सार्स ग्रुप का है, आपको पता है ना, सार्स ग्रुप का है ये आपका, क्या जो वायरस है कोविड का, फिर भी एड्रेस नहीं किया जा सक रहा है ना। अभी तक जो है वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती। समझिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है जीवन में, इतनी टेक्नोलॉजी में जो है यहाँ पर उन्नयन होने के बाद, है ना, अपग्रेडेशन होने के बाद अभी जो है एक वैक्सीन पूरा विश्व मिलकर नहीं बना पाया। आप समझ रहे हैं कि कितना भी डेवलप हो जाए हम, कुछ ऐसी भी चीजें होती है प्रकृति में जिससे हम परेशान हो सकते हैं। ये सीख भी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉजेज ऑफ एन एपिडेमिक, HIV की बात करें, सार्स की बात करें, उसके बाद जो ये बात करें कोविड-19 की, इनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद नॉर्मल सी चीज यहां पर बताई जा रही है कि वर्तमान में जो आपकी महामारी वगैरह है, तो अभी ये बताया जा रहा है कि जो एनिमल्स वगैरह हैं उनके द्वारा जो है इनको कैरीड किया जा रहा है, इनको जो वहां से जो है इनका संचरण देखा जा रहा है, जो अभी की जो आपकी करंट की पैंडेमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो द जेनेसिस ऑफ द करंट पैंडेमिक्स लाइज इन द माइक्रोज कैरीड बाय द एनिमल्स, ठीक है ना। लाइक ऑल एपिडेमिक्स इट्स एमर्जेंस बीइंग ड्रिवन सोली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो ये जो है आपका यहाँ पर आप देखते हैं कि वो जो आपका वहाँ पर कम्युनिकेशन देखा जा रहा है वायरस वगैरह का, तो वो पशुओं से भी देखा जा रहा है और ह्यूमंस में भी जो है उनको भी देखा जा रहा है। तो वेक्टर के रूप में कोई करियर के रूप में काम करता है ना, वो बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। दूसरी चीज ये, मोर देन 70% ऑफ एमर्जिंग डिसीज सच एज इबोला, जीका, नीपा, है ना, आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स फाउंड इन एनिमल्स दैट स्प्रेड ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड पीपल। सीधी बात है, अगर जानवरों में भी होता है तो वो मानवों में वो आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर इंटरेक्शन वगैरह उनका होता है, नॉर्मल सी चीज़ है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी भी हैं कि अगर नॉन वेजिटेरियन है, अगर कोई भी अगर जानवर है उसके अंतर्गत वैसी समस्या है, तो बायो एक्यूमुलेशन और फिर बायो जो आपका क्या है, एक तो आपका एक्यूमुलेशन होता है, दूसरा क्या होता है वहाँ पर कि उसको जो है एक जो आपका ट्रॉपिक लेवल है दूसरे जो ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर कर दिया जाता है उसको, ठीक है ना। तो उसको बोल देते हैं कि बायो मैग्निफिकेशन हो गया। तो उन सब चीज़ों से कनेक्ट करिएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीजें बताई जा रही हैं, ये पॉइंट्स देख जाइएगा। अबाउट 30% ऑफ एमर्जिंग इन्फेक्शियस जो आपकी डिसीज है आर एट्रीब्यूटेड टू लैंड यूज चेंज, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड अर्बनाइजेशन। तो जितने आप देख सकते हैं ना जो आपका मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है उसके ही ये साइड इफेक्ट है। तो अर्बनाइजेशन की बात करेंगे, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की बात करेंगे, उसके ये भी तो दोनों कनेक्टेड है ना समस्या। तो जो आपके लैंड यूज का जो पैटर्न बदला है ना, उसके कारण ये बोल रहे हैं कि जो भी आपके अभी कम्युनिकेबल जो आपकी इस तरीके की एपिडेमिक्स पैंडेमिक्स की बात करें तो उसमें 30% का जो इंक्रीमेंट है वो उसके कारण हुआ है, ठीक है ना। ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैमल्स एंड जो आपके बर्ड्स है करेंटली हैव मोर देन 1.7 मिलियन अनसीन वायरस विद द पोटेंशियल टू इन्फेक्ट अप टू जो आपका 827,000 लिखा गया है, 8,27,000 जो आपकी पीपल्स जो है उनको भी संक्रमित करने की क्षमता। ये नंबर याद नहीं करना है आपको, सिर्फ ये लिखना है यहां पर कि जो मैमल्स और जो आपके बर्ड्स हैं वो वर्तमान में उनके अंतर्गत कितने पोटेंशियल है। तो 1.7 मिलियन से अधिक आपके अनदेखे वायरस है जिनके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है ना। तो इसके बारे में जो है अब ये बोल रहे हैं कि तुरंत जो है वहां पर मेजर्स लिए जाने चाहिए, नहीं आने वाले टाइम पे और भी इनकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ सकती है। तो सॉल्यूशन जो रिपोर्ट में बताया गया है वो क्या बताया गया है कि भैया रिड्यूस करना है यहां पर एपिडेमिक्स के अगर रिस्क को, तो क्या किया जाए, तो मेजर्स लिए जाए दैट रिड्यूस बायोडायवर्सिटी लॉस। सबसे पहले आपको बात वही आ गई कि जैव विविधता से संदर्भित जो आपके लॉसेस हैं उनको आप मिटिगेट करिए और वहां पर जो है आप मेजर्स उठाइए। ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन का इंटरफेयर जो है इतना ज्यादा बढ़ गया है उसके कारण नेगेटिव इंपैक्ट देखा जा रहा है एनवायरमेंट पे, तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। दूसरी चीज यहां पर बताई जा रही, ग्रेटर कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड कंटिन्यूड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एरियाज विद हायर बायोडायवर्सिटी। तो भैया जो आपके हायर बायोडायवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं उनका निरंतर दोहन मत किया जाए, अब उसको कम किया जाए। ऐसे उपाय वहां पर अपनाया जाए जिसके द्वारा फिर वहां पर महामारी जो आपकी पैंडेमिक्स वगैरह है, एपिडेमिक्स वगैरह है, तो उनके जो रिस्क है उसको कम किया जा सकेगा, ठीक है। उसके अलावा यहां पे बोला जा रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस सम पॉलिसी मेजर्स कैन आल्सो बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल जो आपकी काउंसिल है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स। नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना, एक बार इसको आप देख सकते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल चीजें देखनी है हमको यहां पर, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो हमारा फेज है ये आपका रिलेटेड है एमसीक्यू से। पहला जो आपका यहां पर एमसीक्यू फ्रेम किया गया है ये आपका लूरी जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके बारे में है, तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि कैबिनेट कमेटी जो आपकी इकोनॉमिक अफेयर्स की
होती है उसको चेयर कौन करते हैं आपके, तो उनको चेयर किया आपके प्रधानमंत्री ने और उन्होंने अप्रूव किया है आपका ये प्रोजेक्ट किस पर है, आपका सतलज रिवर पे। तो हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया जेएंडके वाले एरिया में अगर कोई भी आपकी इस तरीके की परियोजना होती, क्यों, क्योंकि वहां पर समस्या बनी रहती किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो ये आपका सतलज रिवर पे क्या है आपका ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है, उसके ऊपर बनाया जा रहा है। कुल्लू और शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है आपके हिमाचल प्रदेश की, तो इस क्षेत्र में जो है आपका अगर कोई भी जेएंडके वाला एरिया, हिमाचल वाला एरिया, इस क्षेत्र में अगर कोई भी इस तरीके की सुधार किए जाते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका लोकेशन हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, कुल्लू हो गया और शिमला जिलों में वहां पर सतलज नदी पर इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो जो भी आपका इंडस का जो पूरा सिस्टम है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलज, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो डायरेक्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। अब यहां पर जो आप देखेंगे कि ये आपका हिमाचल प्रदेश में बेस्ड है, कुल्लू और शिमला डिस्ट्रिक्ट उससे लगे हुए सतलज रिवर के ऊपर है। नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा। अब इसके बाद पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो ये परियोजना लगाई जा रही है, इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है वो आपका 1810.56 आपके करोड़ रुपए का वहां पर अप्रूवल किया गया है और ये फर्स्ट फेज है आपका, ठीक है ना। 210 मेगावाट का ये आपका लोहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये आपका जनरेट करेगा 758.20 मिलियन पावर यूनिट्स पर ईयर। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, पिनाका जो आपका रॉकेट सिस्टम है उससे संदर्भित है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा जो है ये कई बार न्यूज में आता है। आप लोगों को पता भी होगा ये डीआरडीओ ने जो है इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है, इसलिए ये यहां पर क्वेश्चन रखा गया है। और ये आपका स्टेट ऑफ द आर्ट रॉकेट ऑफ द पिनाका रॉकेट सिस्टम जिसको बोला जा रहा है, तो ये नॉर्मल सी चीज है, उसका सक्सेसफुली अभी जो है टेस्ट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये जो आपका दिस स्टेट ऑफ द आर्ट रॉकेट हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द पुणे बेस्ड जो आपका डीआरडीओ की लैबोरेटरी है, एआरडी, और जो आपका HEMRL है वो भी इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित है ना। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इट इज एन ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, बिल्कुल ठीक है आपका। ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू डीलिंग विद चैलेंजेस अराउंड प्रोग्राम इज आर ट्रू, ठीक है ना। तो पहला ये जो आपका आसपास की जो चुनौतियों से निपटना आपका कार्यक्रम है उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये आपका ऐसा प्रोग्राम है किसके लिए, यंग चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ नेबरहुड्स टू फोकस ऑन शेपिंग सिटीज, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया 100 जो आपकी स्मार्ट सिटीज हैं, ठीक है ना, उन सिटीज के अंतर्गत जहां पर जो आपकी पॉपुलेशन है वो मोर देन 5 लाख है, ठीक है ना। स्टेट और यूटी की जो आपकी बात की जा रही है उनकी राजधानियों में ये आपका स्टार्ट किया जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये है कि ये जो प्रोग्राम है आपका इनिशिएट किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो एक बात बताइए यहाँ पर सेंस ऑफ ह्यूमर, या फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी, है ना, शहरी और आवास मंत्रालय क्या करेगा फिर, है ना, जब स्मार्ट सिटी की बात आएगी, है ना, इस तरीके के जो आप स्कीम्स वगैरह देखते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट तो सीधा आप मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर से एलिमिनेट कर सकते थे, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ये जो इनिशिएटिव है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ किसका है, जो आपका शहरी और आवास से रिलेटेड मंत्रालय है, ठीक है ना। तो वो होगा इसका आंसर आपका जो हो जाएगा 1 और 2 ओनली हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये लिशमैनिया डोनोवानी से रिलेटेड आपके स्टेटमेंट फ्रेम किए गए हैं, बताना है कौन सा आपका ट्रू है। तो पहला ये कि जो आपके CSIR CDRI साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सुशांत कर, उनको मतलब सम्मान दिया गया है विथ प्रोफेसर जो है आपके एंड भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 में। किस लिए, जो उनका सिग्निफिकेंट रिसर्च वर्क है ना, किसके संदर्भ में, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द पैथोजेनेसिस पोटेंशियल एंड सर्वाइवल स्ट्रेटजी ऑफ लिशेमेनिया डोनोवानी वाज डन। तो नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो आपका लिशेमेनिया जो आपका डोनोवानी है ये आपका प्रोटोजोआन पैरासाइट है, वो इन्फेक्ट करता है माइक्रोफेज सेल्स को एंड इज अ मेजर फैक्टर इन द डेडली इंफेक्शियस डिसीज जो है आपकी लिशेमानियासिस जिसको बोला जाता है, काला जार जिसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा, वैसे भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इट इनफैक्ट द मोनोन्यूक्लियर जो आपका
जो जिसको बोला जाता है ना फैगोसाइट सिस्टम, इंक्लूडिंग द स्प्लीन, लीवर एंड बोन, जो आपका मैरो वाला एरिया है, तो उसको जो है वो वहां पर क्या करता है, संक्रमित करता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये भी आपका बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। मैंने 2 क्वेश्चन आपको लिखने को दिए, आप उनको जरूर लिखिएगा और मुझे लिख के दिखाइएगा। आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे और कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।